लोग अक्सर भूतों, आत्माओं की बातों को हवा में उड़ा देते हैं। कुछ इन बातों को सिरे से नकार देते हैं, वहीं कुछ के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो इन सब पर ध्यान दें। कोई कुछ भी कहे, मगर खुद पर बीती हुई को कोई कैसे नकार सकता है। और एक बार किसी अनजान ताकत से सामना हो जाने के बाद उस पर विश्वास ना करने जैसा कुछ नहीं बचता। ऐसा ही कुछ अभिमन्यु के साथ हुआ था। अभिमन्यु पेशे से काबिल म्यूजिशियन और एक अच्छा इंसान, जो कि भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। भूत प्रेत क्या, वो तो भगवान में भी नहीं मानता था। इसमें पूरा दोष उसका भी नहीं था, क्योंकि उसके घर वाले भी पूजा पाठ नहीं करते थे और भगवान में नहीं मानते थे। ये बात 7 साल पहले की है, जब यमुना नदी की हालत वैसी नहीं थी जैसी आज है। इसके साफ पानी के आसपास घने पेड़ और झाड़ियों से ढका एक सुंदर इलाका हुआ करता था, जहां लोग घूमने आते थे। अभिमन्यु भी अपने कुछ दोस्तों के साथ यहां घूमने आया था। वो सब आसपास ही घूम रहे थे और अभिमन्यु बीच बीच में अपने DSLR से पिक्चर्स क्लिक करता जा रहा था। उसे वहां बहुत अच्छा लग रहा था। शांत पानी और धीरे धीरे बहती हुई ठंडी हवा ने माहौल को खुशनुमा बना दिया था। कुछ दूर उसे एक सूखा पेड़ दिखा जो थोड़ा अजीब था। उसकी डालियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें हाथ से मोड़ा हो, और उस पर एक पत्ता भी नहीं था। अजीब बात थी कि उस हरे भरे इलाके में एक भी और सूखा पेड़ नहीं था। अभिमन्यु ने अपने दोस्तों को पेड़ के पास बुलाया और कहा, यार ये पेड़ कुछ अजीब नहीं लग रहा, ये कुछ अलग सा है। उसके दोस्तों में से एक बोला, यार तुम आर्टिस्ट लोगों को हर चीज में कुछ अलग ही दिखता है। जल्दी से फोटो लो और चलो, जंगल में थोड़ा और अंदर चलते हैं। अब यहाँ तक आए हैं तो कुछ तो एडवेंचर किया जाए। अभिमन्यु आगे जाना तो चाहता था, मगर उस पेड़ से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। वो एक टक उस पेड़ को घूर रहा था। तभी उसका दोस्त जोर से चिल्लाया, अभी यार साथ चलोगे या पेड़ को ही घूरते रहोगे? अभिमन्यु जैसे नींद से जागा हो, वो बोला, हाँ हाँ चलो यार। जाते जाते उसने उस पेड़ की एक पिक्चर लेने का सोचा। उसने जैसे ही कैमरा की व्यू फाइंडर में देखा तो उसे कुछ दिखा। उसे वहां एक धुंधला सा काला साया पेड़ की डाल पर बैठा हुआ दिखा। अभिमन्यु चौंका और उसने तुरंत कैमरा अपनी आंख से हटाया, पर वहां कोई नहीं था। अभिमन्यु का लगा कि उसे धोखा हुआ है और उसने दोबारा कैमरा के व्यू फाइंडर में देखा। वो साया उसे फिर से वहीं दिखा, मगर इस बार वो धुंधला नहीं, साफ दिख रहा था। वो किसी लड़की की परछाई जैसा था। अभिमन्यु बुरी तरह डर चुका था। वो बदहवास होकर अपने दोस्तों की तरफ भागा। भागते हुए एक पेड़ में फंसकर उसकी शर्ट भी थोड़ी फट गई। अभिमन्यु ने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। पहले तो उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, पर फिर पूरी बात सुनने के बाद और उसकी हालत देखने के बाद सब ने वहां से तुरंत निकल जाने का फैसला किया। वापस जाते हुए अभिमन्यु थोड़ा परेशान तो था, पर कुछ बुरा ना होने से पहले ही वहां से निकलने के ख्याल से खुश भी था। घर आकर वो बस एक नींद लेना चाहता था, मगर उसने जो कुछ भी देखा था वो उसे भुला नहीं पा रहा था। उसने अपने म्यूजिक सिस्टम पर धीमी आवाज में म्यूजिक चलाया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ गई और जब वो सोकर उठा तो रात हो चुकी थी। अभिमन्यु ने अपनी फैमिली के साथ डिनर किया और कुछ देर बाद उसकी बहन और माँ पिताजी सोने चले गए। हालांकि अभिमन्यु को शाम को सोने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अब तक अभिमन्यु पेड़ वाली बात को वहम समझकर भूल चुका था। उसने सोचा, चलो कैमरे से इमेजेस लैपटॉप में ट्रांसफर करके चेक किया जाए। उन इमेजेस में से एक पिक्चर उस सूखे पेड़ की भी थी। अभिमन्यु अपनी चेयर से लगभग उछल ही पड़ा था, क्योंकि उसने तो उस पेड़ की कोई पिक्चर ली ही नहीं थी। लेकिन अभी उसका चौंकना बाकी था, क्योंकि अगली इमेज उस साए की थी, जो कि अब एक
लड़की जैसा लग रहा था। डर और हैरानी से अभिमन्यु का बुरा हाल हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अभिमन्यु ने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और एक तरफ हट गया। वो चिढ़कर अपने बिस्तर पर बैठ गया। तभी उसे अपने आसपास थोड़ी ठंड सी महसूस हुई। उसने लपक कर एसी बंद किया, मगर ठंड कम होने की बजाय और बढ़ गई। वो कुछ सोच पाता कि इससे पहले ही उसे लगा कि उसके बगल में कोई बैठा है। उसने उछल कर लाइट ऑन की, पर कुछ नहीं। कमरे में कोई नहीं था। वो पूरी रात अपने बिस्तर पर बैठा रहा और सुबह होते ही उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई, मगर सब ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और उसे डरावनी फिल्में कम देखने की सलाह दी। कोई कुछ भी कहता, अभिमन्यु जानता था कि उसने क्या देखा और महसूस किया था। किसी तरह उसने पूरा दिन इधर उधर के काम और अपना रियाज करके काटा और वो इमेजेस दोबारा देखने का सोचा भी नहीं। रात गहरा चुकी थी और उसके साथ साथ अभिमन्यु का डर भी। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, पर पिछली रात हुए वाकयों की वजह से अभिमन्यु काफी डरा हुआ था। उसने लाइट ऑन करके सोने का फैसला किया। दिन भर की थकान की वजह से उसे जल्दी नींद भी आ गई। वो अभी पूरी तरह से सोया भी नहीं था कि उसके कान में किसी ने उसका नाम पुकारा। अभिमन्यु ऐसे उछला जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। वो पसीने से तरबतर अपनी जगह पर जम चुका था और उसकी आवाज उसके गले में घुट कर रह गई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो बेहोश हुआ। जब उसे होश आया तो सुबह के 4 बजे थे। उसने घबरा कर इधर उधर देखा तो उसका कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, पर उसकी हिम्मत उठकर बाथरूम जाने की भी नहीं थी। उसने सूरज निकलने तक का वेट किया और उसके बाद ही बिस्तर से उठा। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल था, मगर इस रात अभिमन्यु अपने कमरे में सोना नहीं चाहता था। उसने अपनी बहन प्रिया से रिक्वेस्ट की कि उसे अपने कमरे में सोने दे। मैं जमीन पर सो जाऊंगा, बस मुझे यहाँ सोने दो प्लीज, एक बार बस आज के लिए। उसने अभिमन्यु की बात मान ली और वहां सोने दिया। उस रात कुछ नहीं हुआ। अभिमन्यु को लग रहा था कि उसे इस परेशानी का हल मिल गया है, मगर वो ये भी जानता था कि आखिर कब तक वो अपनी बहन के कमरे में सोएगा, और हुआ भी ऐसा ही। 1-2 दिन बाद ही उसकी बहन की एक दोस्त घर आई जो कि रात में वहां रुकने वाली थी। इस रात अभिमन्यु को अपने कमरे में सोना था। डर क्या होता है अभिमन्यु ने अब जाना था। जैसे ही वो सोने को हुआ, उसे खिड़की के पास एक काला साया दिखा। उसने चादर से अपना मुंह ढक लिया। 22 साल का वो जवान लड़का चादर में मुंह छुपाकर बारिश में भीगते किसी पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने अपने डर से उबरने की बहुत कोशिश की, पर उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अभी अभिमन्यु अपने आप को संभाल ही रहा था कि उसे अपने बिस्तर पर किसी के बैठने का एहसास हुआ। उसने चादर के कोने से झांक कर देखा। उसके गद्दे का एक कोना थोड़ा सा दबा हुआ था, जैसा कि किसी के बैठने से दब जाता है। वो बिस्तर पर बैठने का निशान साफ देख पा रहा था, पर बैठने वाले को नहीं। वो चादर में वापस दुबक गया। हालात पर उसका कोई बस नहीं था और इस सब के लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था। और अब तक उसे विश्वास हो गया था कि भूत होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अभी ने चादर से मुंह निकाल कर देखा तो उसके बिस्तर पर अब किसी के बैठने का निशान नहीं था। सब कुछ ऐसा था जैसे कुछ भी ना हुआ हो। अभिमन्यु ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 3 बज रहे थे। वो सुबह होने तक जागता ही रहा और सूरज की पहली किरण पड़ते ही अपने कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी। कमरे का माहौल अब थोड़ा हल्का लग रहा था। अभिमन्यु अपनी बालकनी में खड़ा होकर थोड़ा शांत महसूस कर रहा था, पर सुबह के बाद फिर से रात हुई। अभिमन्यु 2-3 बार ये सब झेलकर थोड़ा मजबूत तो हो ही चुका था,
पर आगे जो होने वाला था वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रात में 2-4 घंटे चलने वाला ये चूहे बिल्ली का खेल अब रात रात भर चलने लगा और अभिमन्यु इस मेंटल टॉर्चर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो एक आम लड़का था जो बाकी सबकी तरह एक आम जिंदगी जीना चाहता था। वो दिमागी तौर पर इतना कमजोर हो चुका था कि खुद को खत्म करना चाहता था। उसे लगता था कि ये सब अब उसकी मौत के साथ ही खत्म होगा। और एक रात वो जोर से चिल्लाया, अरे मारना है तो एक बार मार के खत्म करो मुझे। ये रोज रोज का खेल से मैं तंग आ चुका हूँ। मार दो मुझे, बस मार दो। और उसे जवाब मिलने में देर नहीं लगी। मुझे देखा था ना, मुझे देखा था ना, मुझे देखा था। मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? मैं तो तुम्हारे साथ रहूं हमेशा। इतना सुनते ही अभिमन्यु अपने होश खो बैठा। अगली सुबह जब वो होश में आया तो उसने खुद को अपने घर वालों से घिरा हुआ पाया। डॉक्टर उसकी नब्ज चेक कर रहे थे। उसने डॉक्टर को कहते हुए सुना, इनके वाइटल साइंस तो नॉर्मल है, पर ऐसा लगता है इन्हें शॉक लगा है, शायद कोई बुरा सपना या एंजाइटी की वजह से। खैर, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं। रिपोर्ट्स आ जाने पर आप एक बार मुझसे मिल लीजिएगा। फिलहाल इन्हें आराम करने दीजिए। अभी के माता पिता उसकी ये हालत देखकर काफी डर चुके थे। उन्होंने उसे पानी पिलाया और सब कुछ पूछना शुरू किया। अभिमन्यु भी एक सांस में पिछले कुछ दिनों में घटी हुई सारी बातें बताता चला गया, और ये भी कि ये सब उस पेड़ के पास जाने के बाद ही शुरू हुआ है। अभिमन्यु के घर वाले परेशान थे। वैसे तो वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, मगर आसपास पता करने के बाद उनके एक पड़ोसी ने उन्हें एक मंदिर के पंडित जी के पास जाने को कहा। और सब लोग अभी को लेकर उनकी जान पहचान के एक पंडित जी से मिलने गए। पंडित जी ने अभिमन्यु के सर पर हाथ रखा। वो थोड़ा रुके और बोले, ये कोई अतृप्त आत्मा है जो आपके बेटे से जुड़ना चाहती है, और अगर उसे आपके बेटे को नुकसान ही पहुंचाना होता तो उसके पास कई मौके थे, मगर उससे निपटना मेरे वश में नहीं। आप एक काम करिए, मेरी पहचान के एक सन्यासी हैं, उनके पास चले आइए। कहिएगा मैंने भेजा है। इस मामले में वो ही आपकी मदद कर सकते हैं। पंडित जी ने उन्हें सोमवार सुबह श्मशान जाने को कहा। अभिमन्यु के घर वाले हैरान थे, पर वो वहां से चुपचाप चले गए। जब सब लोग श्मशान पहुंचे तो वहां एक पंडित जी बैठे थे। उन्होंने अभी और उसके घर वालों को पास बुलाया और पूछा, आप बाबा से मिलने आए हैं? सब ने हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। पंडित जी ने सबको वहीं रुकने को कहा और पीछे की तरफ एक कमरे में चले गए। थोड़ी देर में कमरे से एक आदमी बाहर आया जो कि अघोरी जैसा लग रहा था। उसके पूरे बदन पर राख लिपटी हुई थी और उसने ढेर सारी रुद्राक्ष की मालाएं पहन रखी थी। अच्छी खासी उम्र थी उसकी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बुलंद आवाज में बोला, मैं जानता हूं तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। वो तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती है। उससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है, मगर भोलेनाथ पे भरोसा रखो। उसने चाहा तो तुम्हारा बेटा बच जाएगा। सब हैरान थे कि उनके कुछ बोलने से पहले ही उस आदमी को इतना सब कैसे पता चला। वो तो अभी वहां पहुंचे थे। सबको लगा कि शायद मंदिर के पंडित जी ने उन्हें फोन पर सब बता दिया होगा। वो कुछ नहीं बोले। बाबा फिर बोले, मंदिर वाले सदानंद ने मुझे कुछ नहीं बताया है। मैं पहले से ही जानता था कि तुम लोग यहाँ आओगे, मगर आने में इतनी देर करोगे ये मैंने नहीं सोचा था। अभी के माँ पिताजी बाबा से अभी को बचाने की भीख मांगने लगे। अभी के पिताजी बोले, बाबा चाहे तो मेरा सब कुछ ले लीजिए, मगर मेरे बेटे को बचा लीजिए। बाबा हंसते हुए बोले, बताओ कितनी कीमत लगाओगे अपने बेटे की जान की? हाँ? तुम लोग भगवान को नहीं मानते, मगर अब वो ही है जो तुम्हारे बेटे को बचा सकता है। अपने बेटे को यहां छोड़ जाओ और घर जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना करो। मुझसे जो होगा मैं करूंगा। नमामि शंभु, नमामि शंभु, नमामि शंभु। सब ने ऐसा ही किया।
बाबा ने अभी को कमरे में बैठने को कहा। उनसे मिलने के बाद अभी काफी हल्का महसूस कर रहा था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने उस लड़की को कभी सामने से देखा है। अभी ने ना में जवाब दिया। बाबा कुछ सोचते हुए बोले, तुम अभी आराम करो, रात में हमें एक पूजा करनी है। इतना कहकर वो वहां से उठ गए और अभी को कमरे से बाहर निकलने को मना किया। अभी ने ध्यान से देखा तो उस कमरे की चौखट पर कई सारी कीलें ठुकी हुई थी। थोड़ी देर में एक आदमी खाना लेकर आया और खाना खाते ही अभी को नींद आ गई। वो किसी बच्चे की तरह सो रहा था। ऐसी नींद उसे काफी दिनों बाद आई थी। सोते सोते रात कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो उठा तो रात के 10 बज चुके थे। बाबा उसके सामने ही बैठे थे। वह उसे देखकर मुस्कुराकर बोले, काफी दिनों बाद चैन से सोए हो बेटा। अभी ने कहा, बाबा जी मुझे इस आफत से बचा लीजिए, बस किसी भी तरह बस मुझे बचा लीजिए। बाबा ने उसके सर पर हाथ फेरा और बिना कुछ बोले उठकर चल दिए। तकरीबन 1 घंटे बाद बाबा ने अभी को आवाज दी। बाहर आके उसने देखा थोड़ी दूर बाबा एक बुझी हुई चिता के पास बैठे हुए मंत्र पढ़ रहे थे और सामने पूजा का सामान रखा हुआ था। उन्होंने अभी को पास बुलाया और एक घेरे के अंदर बैठने को कहा। अभी सहमा हुआ सा बैठ गया। बाबा बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए या प्रलय, इस घेरे से बाहर मत निकलना। बाबा ने पूजा शुरू करी। वो करीब 1 घंटे तक मंत्रोच्चारण करते रहे। अभी सहमा हुआ सा बैठा ही था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। अभी पीछे मुड़ने ही वाला था कि बाबा बोले, पीछे मत देखना, ये तुम्हारी माँ नहीं है। अभी चौंका और बोला, पर यह आवाज तो मेरी मम्मी की है। बाबा बोले, चुपचाप इसी घेरे में बैठे रहो और पीछे मत देखना, ये तुम्हारी माँ नहीं है। अब बाबा का मंत्रोच्चार और भी तेज हो गया था। अभी कुछ बोलता उससे पहले ही बाबा ने कहा, क्यों, आखिर क्यों तू इस बच्चे को मारना चाहती है? एक आवाज आई जो कि अभी के लिए जानी पहचानी थी। अभिमन्यु सिर्फ मेरा है, अभिमन्यु सिर्फ मेरा, उसे अपने साथ ले जाओ, उसे अपने। बाबा ने कहा, यह संभव नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए मैं तुझे इस लड़के की जान नहीं लेने दूंगा। उनके इतना कहते ही वहां का माहौल बदल गया। हवा तेज हो गई और चारों तरफ श्मशान की राख उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आ गया हो। अभी की हालत तो और भी बुरी थी। वो वहां से भाग जाना चाहता था, पर इससे पहले कि वो कुछ करता, बाबा ने उसे रोक दिया। अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप वहीं बैठे रहो। वो जोर से चिल्लाया, चली जाओ यहाँ से, मुझसे दूर, बस मेरा पीछा छोड़ दो, चली जाओ। उसके इतना कहते ही सब शांत हो गया। बाबा भी हैरान थे कि आखिर हुआ क्या। ऐसा लग रहा था कि उसने अभिमन्यु की बात सुन ली थी। अगले 2 मिनट तक दोनों वैसे ही बैठे रहे। अभिमन्यु ने बाबा जी से कहा, बाबा जी लगता है वो चली गई, वो चली गई बाबा जी, वो चली गई। उसकी आवाज में एक राहत थी। अभी वहां से उठने ही वाला था कि बाबा ने उसे रोका। उठना मत, अभी पूजा खत्म नहीं हुई है। अभी बोला, पर बाबा जी आप देखिए ना, सब शांत हो गया, वो चली गई। मैंने उसे बोल दिया है, वो अब मुझे परेशान नहीं करेगी। बाबा गुस्से में बोले, अभिमन्यु बेवकूफी मत करो, बीच में मत उठो, ये पूजा मैंने यूं ही नहीं रखी थी। अभिमन्यु नहीं माना और वहां से उठकर वापस उसी कमरे में चला गया। बाबा उसे रोकते रहे पर वो नहीं रुका। अभिमन्यु, अभिमन्यु रुक जाओ बेटा। बाबा ने अकेले ही पूजा संपन्न की, जो कि सुबह तक चली। वो कमरे में वापस आए तो अभिमन्यु सोया हुआ था। वो बहुत गुस्से में थे पर वो कुछ बोले नहीं। सुबह उन्होंने अभिमन्यु को बहुत डांटा। सुबह तक अभी के घर वाले भी वहां आ गए थे। बाबा बोले, तुम्हारा बेटा खुद को बहुत समझदार समझता है, वो बीच पूजा से ही उठ गया। अभिमन्यु ने बोलना चाहा पर बाबा ने उसे टोक दिया। चुप, एक शब्द भी नहीं बोलना। तुम लोग यहाँ से चले जाओ और आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। अभिमन्यु के घर वालों ने बाबा से खूब विनती की।
मगर वो नहीं माने। अभिमन्यु के घर वाले बहुत गुस्सा थे और घर आकर उन्होंने भी अभी को खूब डांटा, पर अभी ने जब सारी बात उन्हें बताई तो वो थोड़ा शांत हो गए। अभी अपने कमरे में गया और थोड़ी ही देर में नहा कर सो गया। उसके बाद कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि सब ठीक हो गया और 2-3 महीने के अंदर ही उसे एक म्यूजिक टूर का ऑफर भी आया, जिसके लिए उसे बेंगलुरु जाना था करीब 1 महीने के लिए। बेंगलुरु में उसे एक होटल में रुकना था जहां एक बढ़िया सा कमरा उसके लिए बुक था। होटल पहुंचते ही उसने थोड़ी विस्की पी और सोने चला गया। वो जल्दी सो गया था क्योंकि उसे सुबह प्रैक्टिस में जाना था। सुबह नहाकर जैसे ही वो अपने कपड़े बैग से निकालने को हुआ तो उसने देखा जो कपड़े वो प्रैक्टिस में पहनकर जाने वाला था वो कपड़े प्रेस करे हुए सोफे पर रखे हुए थे। उसने सोचा कि शायद वो ही रात में कपड़े रखकर भूल गया हो। वो जाने के लिए रेडी हुआ और तभी उसे अपने कान में एक आवाज सुनाई दी। अभिमन्यु, जल्दी से तैयार हो जाओ, प्रैक्टिस में नहीं जाना। अब आप खुद सोचिए, इतना कुछ जो अभिमन्यु के साथ हुआ, ये उसका वहम था, कोई दिमागी बीमारी, या फिर सच में भूत होते हैं।